तो बच्चों हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और अभी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और वो चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। इससे पहले क्लास 1 यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हम लोग पूरा सब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है सहसंयोजक बंध क्या है, इसमें इसके 2 उदाहरण दें। मतलब सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कहता है जब 2 परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा या बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक युग्मों का साझा करके बंधन बनाता है, यानी शेयरिंग से बनाता है। जब कोई तत्व, जब कोई परमाणु बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको साझा करके बंधन बनाता है, तो उस बंधन को हम क्या नाम देते हैं, सहसंयोजक बंधन नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम हाइड्रोजन अणु और क्लोरीन अणु का बनना देखते हैं। हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बच्चा 1 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में भी 1 ही होता है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक अणु 1, क्लोरीन का जो है 17 होता है और इसके विन्यास का बात करें तो 2, 8, 7। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में हम 7 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक को डॉट तो एक क्रॉस से हम दिखा देते हैं 7। तो ये आपस में क्या करेगा, ये अष्टक पुराना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको हाइड्रोजन आप जानते हैं कि डुप्लेट बनाता है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। ये क्या करेगा, इस दोनों में शेयरिंग कर लेगा। यानी कहने का मतलब ये हाइड्रोजन वाला और ये क्लोरीन वाला ये आपस में क्या कर लेगा, ये आपस में इसको साझा कर लेगा, ये इसको साझा कर लेगा। और चूंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, इस तरह से सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का बनना था तो 2 हाइड्रोजन अणु मिलेंगे ना। ये हम HCl का, HCl में भी कोई दिक्कत नहीं है, HCl में भी क्या सहसंयोजक बंधन होता है। अगर हम हाइड्रोजन अणु का निर्माण का बात करेंगे तो 2 H2 कैसे बनता है, H2 कैसे बनता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और ये हाइड्रोजन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये इसके साथ भी शेयर किया, ये इसके भी साथ भी शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो H बॉन्ड बंधन बन गया, इसको हम सहसंयोजक बंधन कहेंगे। इसी तरह Cl2 का निर्माण भी जो होता है वह क्या होगा, Cl2 का निर्माण 7 गो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में दिखाए ना, या तो डॉट या तो क्रॉस से हम दिखा सकते हैं, 6, 1, 7, इसके भी पास 7 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एक इसके साथ मिलके अष्टक पूरा कर लेगा, एक इसके साथ मिलके अष्टक पूरा कर लेगा, और 1-1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है तो Cl बना लेगा। तो ये जो बंधन बनेंगे वह क्या बनेंगे, सहसंयोजक बंधन बनेंगे। और H और Cl भी आपस मिलके HCl का निर्माण करेंगे, वह भी कैसा बंधन होगा, सहसंयोजक बंधन होगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बंधन बनेगा बच्चों, तो उसको हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहता है कार्बन मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक ही क्यों बनाता है। कार्बन जो है कोवैलेंट यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण क्यों करता है। अब देखिए कोवैलेंट यौगिक बनाने का मतलब क्या हुआ, यानी सहसंयोजी यौगिक का बनाने का मतलब हुआ कि वह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से वह बंधन बना रहा है वैसा यौगिक में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, उसका मुख्य वजह है कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है बच्चा, 6 होता है। इसके अगर विन्यास का बात करें तो 2 और 4, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास क्या था ऑप्शन, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या किसी को दे दे या साझा करके बना ले। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 परमाणु वाले संख्या, इसके पास 6 प्रोटॉन है और इसके 4 गो इलेक्ट्रॉन लेना या देना काफी कठिन होगा। ठीक है, यानी
यह आसानी से कार्बन जो है ना, ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ठीक है, इसके लिए इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए ये क्या करता है कार्बन, यह अपना बाह्यतम कक्षा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये साझा करता है और यौगिक का निर्माण करता है। इसलिए यह कार्बन जो है सहसंयोजिक यौगिक बनाता है। वही चीज को हम लिखे हैं। कहता है कार्बन के बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4, 4 होते हैं बाह्यतम कक्षा में। ये K सेल है, ये L सेल है। ठीक है, अब कहता है यह ना तो यह आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए यह अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझा करता है। यही कारण है कि कार्बन जो है सहसंयोजिक कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहता है कार्बन चतुसंयोजी क्यों होता है भैया? चतुसंयोजी क्यों है? अब हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब वो अपना ऑक्टेट यानी अष्टक, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने से अस्थायी होता है लोग। ठीक है, तो अष्टक पूरा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई कार्बन की? 4 हुई। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? चतुर संयोजी कहते हैं। यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। 5वां प्रश्न है कार्बन के गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। कहता है कार्बन जो है इतना ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है सर, सबसे पहला क्या है? चतुर संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4। अब बताइए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये अनेक बंधन बनाएंगे। एक बार में 4 भी बंधन बना सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो 4 तत्व को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चतुर संयोजकता एक विशेषता हुआ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है श्रृंखलन का गुण। ये कौन सा है? श्रृंखलन है, श्रृंखलन का गुण, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन का गुण जो है ना, यह भी एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसके वजह से यह हमारे चारों ओर विशाल यौगिक का निर्माण करता है। अब ये कैटिनेशन क्या है गुण? कहता है कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला या वलय यानी रिंग का निर्माण कर सकता है, बना सकता है। इस गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुणधर्म कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट गुण, यानी देखते हैं ना जैसे चेन होता है ना, चेन इस तरह से वापस आपस में जुड़ते हुए, ये गुण होता है। कार्बन अपने ही परमाणुओं से जुड़कर एक लंबा श्रृंखला बना सकता है। इसलिए यह पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नींव रख दिया एकमात्र कार्बन से ही। ठीक है, तीसरा गुणधर्म क्या है बाबू? तो तीसरा गुणधर्म है सहसंयोजिक बंधन बनाने की क्षमता। हम जानते हैं कार्बन के जो है तत्व ना, वह कैसा यौगिक बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, वह जो है अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ स्थिर सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सहसंयोजी यौगिक के गुणधर्म को लिखें। सहसंयोजी यौगिक का गुण क्या है उसको आपको बताना है। तो प्रश्न ये है, हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे? सहसंयोजी यौगिक के गुण निम्न हैं। पहला गुण क्या है? किसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। पिछला चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल में हमने आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था। आयनिक बंधन वाला जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, एगो इलेक्ट्रॉन का देगा, एगो ग्रहण करेगा, तब बनाता है, जैसे NaCl बनाता है। उस आयनिक कंपाउंड का क्या गलनांक और क्वथनांक उच्च होता था। लेकिन सहसंयोजन यौगिक है, यह कोवैलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से यह बनता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। कहता है यह प्रायः गैस और द्रव अवस्था में होता है। कुछ हालांकि ठोस भी होता है, लेकिन प्रायः गैस और द्रव अवस्था में होता है। सहसंयोजी ये पानी में कम घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक, जैसे कार्बनिक विलायक क्या हुआ? जैसे बेंजीन, इस सब में वह घुल जाता है। ठीक है, कहता है ये विद्युत के खराब चालक यानी कुचालक होते हैं, ये अच्छे चालक नहीं माने जाते हैं विद्युत के। ठीक है, इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल कम होता है इसलिए तो इसका क्वथनांक गलनांक निम्न होता है। अगर आकर्षण बल अगर प्रबल होता तो क्वथनांक और गलनांक क्या होता? उच्च होता। ठीक है,
ये सहसंयोजक यौगिक के क्या हुए, गुण हुए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अपरूपता से आप क्या समझते हैं, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, अपरूपता क्या होता है। कहता है जब एक ही तत्व विभिन्न भौतिक रूप में पाया जाता है, जब एक ही तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। और जो अलग अलग रूप जो बना उसको हम अपरूप कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कार्बन और धातु के बारे में पता होगा, कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप हैं। कौन कौन है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है, फुलेरीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फुलेरीन में कार्बन 60 को परमाणु वाला होता है, यानी 60 को कार्बन परमाणु इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ग्रेफाइट के विषय में एक चीज ध्यान रखना है कि ये विद्युत का सुचालक होता है और धातु होते हुए भी। हीरा प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटर यानी सबसे जो है कठोर तत्व का बात किया जाए तो वह हीरा होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हुए, ये तीनों क्या हुए, कार्बन के क्या है, अपरूप है। अपरूपता क्या कि एक ही तत्व है कार्बन लेकिन विभिन्न विभिन्न भौतिक रूप में पाया जाता है, इस गुण को हम क्या कहें, अपरूपता। और जो विभिन्न विभिन्न रूप है उसको हम उसका अपरूप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है कार्बन के विभिन्न अपरूप को लिखे, देखिए लिखे हो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, अब देखिए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर है क्या का, पहला हम बेस बनाएगी कठोरता के आधार पर। तो कठोरता, हीरा बहुत क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, दूसरा अंतर संरचना के आधार पर, हीरा का प्रत्येक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन से मतलब फ्री रहता है 1 इलेक्ट्रॉन उसका, इसीलिए यह विद्युत का चालन भी करता है। ठीक है, इसमें चारों के चारों कार्बन जुड़े हुए रहते हैं हीरा में, इसीलिए। ठीक है, तो संरचना क्या हुआ, ये इस प्रत्येक कार्बन जो है 4 कार्बन से, इसका प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। आगे अगर चालकता के आधार पर बांटेंगे तो हीरा विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, जबकि ग्रेफाइट क्या होगा, विद्युत का अच्छा चालक माना जाएगा। उपयोग का बात करें तो हीरा आभूषण और काटने के औजार में उपयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट का पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है कुल मिला के कितना अंतर हो गया, पहला कठोरता, दूसरा संरचना, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा विद्युत चालकता, और चौथा उपयोग। यानी 4 आधार पर जो है हीरा और ग्रेफाइट का अंतर हम बता दिए। ठीक है, दूसरा कहता है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण क्या है, श्रृंखलन का गुण या उसी को हम कैटिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, क्या है अभी बताए थे क्या, तो किसी तत्व को अपने ही परमाणुओं में आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला या रिंग बनाना यानी वलय का बनाने का गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। और श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। और इसी गुण के कारण कार्बन जो है बहुत सारे विशाल यौगिक का निर्माण करता है ना, आपस में जुड़कर, परमाणुओं को आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय का निर्माण करना, ये गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है हाइड्रोकार्बन क्या है, अरे इसमें नाम ही है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन यानी वे रासायनिक पदार्थ या वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर रहेगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। ठीक है, कहता हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला कौन, संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, तीसरा एलिसाइलिक, और चौथा क्या होता है, सुगंधित या इसको एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 4 का। पहले पूछे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइलिक और एरोमेटिक।
ठीक है। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो दो प्रकार का हो जाता है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त क्या होता है, तो जिसमें केवल एकल बंधन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त। जैसे एल्केन, एल्केन इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंधन पाया जाता है। दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होता है, या तो द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त। द्विबंधन वाला क्या होता है, अल्कीन, क्या होता है, ENE होता है, ENE। और तीसरा क्या होता है, अल्काइन, YNE होता है, अल्काइन। अंतर कहां पर है, यहाँ पर ANE, ENE और YNE, ठीक है। तो ये होता है द्विबंधन वाला अल्कीन कहते हैं, त्रिबंधन वाला को हम अल्काइन कहते हैं। एलिसाइलिक क्या होता है, चक्रीय होता है, लेकिन उसमें एक खास बात है, सुगंधित नहीं होता। मतलब क्या कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें मतलब ये हो गया, माने रिंग के रूप में होते हैं, चक्रीय होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एलिसाइलिक कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो C5H10, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एलिसाइलिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो जाएंगे। वही बात किया जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जो बेंजीन के जैसा। एरोमेटिक का तो बहुत अच्छा डिफिनेशन है जो क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, 11th-12th में 4n+2 पाई हक्कल रूल एक आता है, उसको फॉलो करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जी, बेंजीन या बेंजीन जैसे व्युत्पन्न को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते कहता है संतृप्त और असंतृप्त के अंतर को बताए, क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम जो आधार मान रहे हैं वह है बंध के प्रकार पे, यानी कौन बंधन किसमें पाया जाता है उसके आधार पर। तो संतृप्त में केवल कैसा बंधन पाया जाता है, एकल बंधन पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि असंतृप्त में द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है। जैसे संतृप्त का उदाहरण, अच्छा दूसरा अगर हम अंतर पर है तो उदाहरण दे सकते हैं। संतृप्त में जैसे एन वाला आएगा, अल्केन होता है, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। और असंतृप्त वाला में इन या आइन वाला आएगा, जैसे एथीन, एथाइन, ठीक है। तो ये उसका उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, अभिक्रिया के आधार पर तीसरा अंतर, अभिक्रिया कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। देखो सिंगल बॉन्ड वाला कम अभिक्रियाशील होता है, यानी अल्केन यानी संतृप्त जो है वह कम अभिक्रियाशील होगा, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होगा। अगर परीक्षण का बात किया जाए, टेस्ट का बात किया जाए, तो संतृप्त जो है ब्रोमीन जल का रंग नहीं हटा पाता है, लेकिन असंतृप्त ब्रोमीन जल का रंग को क्या करता है, हटा देता है। तो इस चार आधार पे जो है आप संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बांट सकते हैं, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त में बात ध्यान रखेंगे, संतृप्त में एकमात्र आता है एल्केन, एकमात्र क्या आता है, एल्केन, जबकि असंतृप्त में आता है दो कौन कौन आता है, अल्कीन, अल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। क्या जोड़ दो, दो जोड़ दो, क्या छोड़ दो, दो छोड़ दो, और क्या घटा दो, दो घटा दो। जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, ध्यान रखेंगे। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, कहता है प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण कैसे होगा, तो कहता है मीथेन गैस का निर्माण का प्रक्रिया प्रयोगशाला में। उत्तर, मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम किसको कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को हम क्या नाम देते हैं, सोडा लाइम नाम देते हैं, ठीक है। ये जो है NaOH और CaO के मिश्रण को हम क्या नाम देते हैं, सोडा लाइम नाम देते हैं। और इसके साथ सोडियम एसीटेट को हम क्या करेंगे, मिलाकर गर्म कर देंगे तो हमको मीथेन प्राप्त हो जाएगा, CH4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर पाया जाता है, मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं, इसलिए हम मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए CH3COONA क्या है, CH3COONA क्या है, सोडियम एसीटेट है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CaO यानी सोडा लाइम के साथ हम
क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यह मीथेन प्राप्त हो जाएगा। प्रयोगशाला में मीथेन को हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कहता प्रयोगशाला में एथीन, जिसका एथिलीन भी कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। बहुत सिंपल है, ये देखिए आप बढ़िया से, ये क्या होता है C2H5OH, इसको हम एथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एथाइल अल्कोहल, या इसी को हम कहते हैं एथेनॉल, एथेनॉल कहते हैं। इसको जो है एथाइल अल्कोहल को हम जो है ना सांद्र H2SO4 को 170 डिग्री सेल्सियस पर हम के साथ क्या करेंगे, मिलाकर गर्म कर देंगे। इसको गर्म कर देंगे तो हमको C2H4 को हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ H2O भी प्राप्त होता है। तो सीधा सा बात है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाइए और 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए। एथेनॉल बोले तो C2H5OH। एथेनॉल में कौन फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल होता है, OH उसका समूह होता है। तो एथेनॉल को C2H5 को हम क्या करेंगे, ये तीर का निशान है, इसके ऊपर H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, C2H4 और H2O का निर्माण होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कहता है समावयवता क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। समावयवता, ठीक है, क्या होता है VBI प्रश्न। कहता है समावयवता, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। कहता है जब दो या अधिक यौगिक का अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना क्या हो, अलग अलग हो, तब हम इस गुण को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग, तो इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। और जो भी ऐसा गुण को प्रदर्शित करेगा उसको हम समावयवी कहेंगे। ठीक है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, समावयवता, आइसोमेरिज्म कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसे बात किया जाए कि पेंटेन के कितने समावयवी है, इसके संरचना सूत्र लिखे और नाम लिखे, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, समझते हैं। पेंटेन, सबसे पहला बात इसका पोस्टमार्टम कीजिए आप, क्या लिखा है, पेंटेन। देखिए पेंटेन एन शब्द है, इसका मतलब अल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त में भी कौन है, ये अल्केन है। अच्छा, पेंट शब्द आया है, पेंट का कितने कार्बन के लिए आता है, 5 कार्बन के लिए आता है। एन का मतलब है कि पांचों कार्बन के बीच में जो है कैसा बंधन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो 5 गो कार्बन वाला है। ठीक है, आप देखो 5 गो कार्बन वाला कौन कौन हो, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये पेंटेन हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड। अब देखिए एक कार्बन जो है चतुसंयोजकता होता है, यानी 4 गो वैलेंसी होता है। अब इसके साथ जुड़ सकता है, तो मान लो अगर ये इसके साथ अगर कोई कार्बन जुड़ गया तो बाकी के साथ जो बचेगा वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर इसके पास पूछेंगे क्या गो हाइड्रोजन है, तो 3 गो है। इसके पास क्या गो है, देखो एगो इधर एगो इधर, 2 गो तो खत्म हो गया, तो इसके पास 2 गो बचल है, तो 2 गो हाइड्रोजन सिर्फ उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो बीच वाला सबके साथ 2 गो और लास्ट वाला के साथ 3 गो, तो हाइड्रोजन तो हम बैठा लेंगे। तो सीधा कार्बन पर हम फोकस करेंगे। अब क्या बोला कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। अल्केन वाला का अणुसूत्र, अल्केन का सिंपल अणुसूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो C5 H कितने होगा, 5 दूना 10 2 12, C5H12 होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। अब देखो, अब यहाँ 5 को दे दिए, 12 को हाइड्रोजन आप दर्शा सकते हैं आसानी से। तो जब भी कार्बन का अगर सीधा समूह लेंगे तो उसको हम नाम देते हैं N मतलब नॉर्मल। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे, N पेंटेन कहेंगे। क्या नाम देते हैं उसको, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी अगर सीधा श्रृंखला रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। जैसे ये हुआ, ये पहला उसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बैठा लेंगे। दूसरा कहता है कि ये जो देखिए नंबरिंग अगर मान लीजिए इधर से कीजिए 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए 5 कार्बन यूज करना है, क्या अणुसूत्र सेम होना है, लेकिन संरचना बदलना है।
अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए 5 गो वाला में तो और कुछ कर नहीं पाइएगा, तो अब क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि ये 5 गो कार्बन है ना, इसको आप ये दूसरा वाला कार्बन के जगह पर माने 5 गो श्रृंखला वाला तो पूरा हो गया, अब 4 गो का यूज कीजिए, 1 2 3 और 4। अब 4 में देखिए, 4 में एक कार्बन को आप जोड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ जोड़ सकते हैं या तो यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए। अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम जोड़ते हैं कार्बन को, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, ठीक है, इधर से होगा नंबरिंग, या अगर इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 को प्राप्त होगा, यहाँ जोड़ते तो इधर से करना होगा। अच्छा, जब भी एक कार्बन का समूह का इस तरह से अगर फाउंडेशन बनता है, इस तरह से अगर संरचना बनता है, किस तरह से, ये वाला समूह बनता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शब्द आइसो। उसके लिए शब्द हम कैसा यूज करते हैं, आइसो। और टोटल कार्बन जितना रहेगा 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटेन हो गया नाम। तो दूसरा उसका संरचना क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। पहला नॉर्मल पेंटेन और दूसरा को हम क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। लेकिन अगर IUPAC नाम हम लिखेंगे, तो देखिए दूसरा पर सी जुड़ा है, यानी मिथाइल जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, तब ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसके पास है क्या, बिल्कुल है सर। तीसरा क्या है कि ये एक ऐसा संरचना, 1 2 3 4 5 कार्बन का समूह ऐसा अगर कहीं भी आपको मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं नियो। इसको हम क्या कहते हैं, नियो। इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। इसको हम क्या कहते हैं, नियो। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, ये है पेंटेन में भी 5 कार्बन है, यानी एक संरचना इस तरह से हो जाएगा, यानी नियो पेंटेन, ये इसका समायवी हो जाएगा। प्रश्न क्या था कि पेंटेन के कितने समायवी है, तो ये 3 गो है। कौन है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन। और कौन थे, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। नियो होने के लिए कम से कम 5 गो कार्बन चाहिए उसको, तो अगला तीसरा नंबर आ भी जाएगा यहाँ पर, नियो पेंटेन, ठीक है। यही यानी एक कार्बन के साथ जो है 4 CH3 जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ये ठीक है। ये देख रहे हैं, ये एक कार्बन से जुड़ा है तो बाकी 3 गो हाइड्रोजन होगा इसके साथ, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है तो बाकी 3 गो हाइड्रोजन होगा, इसके भी पास 3 गो हाइड्रोजन, ये हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं C, और C में CH3 क्या जुड़ल है, 4 गो जुड़ल है, तो ये इसका हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, नियो पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, नियो पेंटेन कहेंगे, ठीक है। तो पेंटेन का कितना कुल समावयवी हुआ, 3। कौन कौन समावयवी हुआ, एगो हुआ नॉर्मल पेंटेन, एगो कौन हुआ, नॉर्मल पेंटेन हुआ, दूसरा क्या हुआ, आइसो पेंटेन हुआ, दूसरा क्या हुआ, आइसो पेंटेन हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या, नियो पेंटेन होगा, तीसरा हो गया नियो, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, कार्बन लंबा श्रृंखला, आइसो वाला में ऐसा समूह पाया जाएगा, ठीक है, और नियो वाला में एकदम ऐसा समूह पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, कहता है क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समयावधि संभव है, यदि हाँ तो इसके रासायनिक, इसके संरचना सूत्र और नाम लिखें। तो देखिए ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन पहले आप बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ब्रोमो लगा ले, इसका मतलब एक कार्बन के साथ जो है जुड़ा हुआ, ये हो गया किसका, ब्रोमोपेंटेन का हो गया। अब देखो संरचनात्मक समावयवी का मतलब क्या हुआ जी, ये पहला कार्बन जो है, ये पहला नंबर, सॉरी जिधर से भी आ रहा था उधर से नंबरिंग करते हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, ठीक है। ये जो 5 गो है कहाँ जोड़ सकते, अब देखिए एक यहाँ पर जोड़े, इसका नाम पहला समावयवी हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन। 5वां ये यहाँ पर देखिए, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब देखिए इस कार्बन वाला में और ब्रोमीन को कहाँ जोड़ सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ जोड़ते तो यही जोड़ के ही बताते हैं। देखिए इसको अगर मान लीजिए यहाँ हम इस कार्बन के साथ अगर हम ब्रोमीन को जोड़ते, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
इसका भी नाम क्या होगा, देखिए जहां से ब्रोमीन जुड़ जाएगा वही एक हो जाता है, 2 3 4 5, तो इसको 1 पर 5 पर नहीं जोड़ सकते हैं। अगर इधर कोई भी अंतिम वाला पर जोड़ेंगे तो वहीं से नंबरिंग हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी लंबा 5 कार्बन वाला में अब हम लोग नहीं कर सकते, मतलब लास्ट में हम नहीं जोड़ सकते। अब कहाँ ऑप्शन बचा, एगो यहाँ ऑप्शन बचा, दूसरा पर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी 5 को हो गया। अब देखिए दूसरा इधर से भी यही दूसरा हुआ, इधर से ये दूसरा हुआ, कहीं जोड़ेंगे बात बराबर आएगा। तो मान लो यहाँ हम जोड़ दिए बी आर, ठीक है, यहाँ अगर हम जोड़ देंगे बी आर तो हम इसको क्या, या तो यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ो, कहीं जोड़ो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जोड़ेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा इसके पास, इसके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 को कार्बन था। देखिए लास्ट दोनों वाला काम हो गया, ये बीच वाला दोनों काम हो गया, एक एक जगह है बचा ई वाला तीसरा वाला, या तो NH तीसरा ना तो NH तीसरा, यही ब्रोमीन को आप जोड़ सकते थे। इसको क्या कहेंगे, 3 ब्रोमो पेंटेन। यानी कितने संरचनात्मक समयावधि हुए इसके भी समयावधि कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन और 3 ब्रोमो पेंटेन। अब कितने का मन करेगा सर, 4 पर जोड़ देंगे ब्रोमो, 4 पर जोड़ेगा तो देखो दुए न NH फिर गिनती हो जाएगा। 5 पर जोड़े का मन करेगा, 5 ब्रोमो पेंटेन नहीं होगा, 5 ब्रोमो पेंटेन। अगर मान लो 5 पर, जैसे इसको नंबरिंग तो ऐसे कर नहीं सकते, ऐसे कर नहीं सकते, 5 ब्रोमो पेंटेन नहीं कहेंगे, क्योंकि जिधर ब्रोमीन जुड़ जाता है वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो यानी 1 5 फिक्स हो गया, 2 4 फिक्स हो गया, ठीक है, एगो तीसरा वाला भी फिक्स कर दिया, यानी 3 संरचनात्मक समयावधि हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया, ये तीसरा वाला हो गया। अगला कहता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या है, या आपको लिख देगा प्रक्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं या वह किसे कहते हैं। कहता है देखो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, कोई भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण करता है, यानी वैसा परमाणु या वैसा परमाणु का समूह जिस पे उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम लिख दिए C2H5OH, तो हम इसको पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल। ये जो इथाइल अल्कोहल है इसमें प्रक्रियात्मक समूह कौन है, OH है, अल्कोहल है, OH है, OH है। अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। यानी उस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का पूरा जो है ना रासायनिक गुण किस पे निर्भर किया, OH समूह पर निर्भर किया। तो प्रक्रियात्मक समूह उसी को कहते हैं जिससे पूरे यौगिक का क्या निर्भर करे, रासायनिक गुण निर्धारण हो, उसको हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, OH। COH किसके लिए यूज होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए CHO किसके लिए यूज किया जाता है, अल्डिहाइड के लिए यूज होता है। अल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, CHO है। जैसे मान लो हेलोजन के लिए क्या है, X है। X बराबर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ये हेलोजन कहलाते हैं। वही बात किया जाए CO किसके लिए होता है, कार्बोनिल के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं प्रक्रियात्मक समूह। अगला कहता है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी ऐसा कार्बनिक यौगिक का श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। अब समान क्रियात्मक समूह है तो समान रासायनिक गुण भी होगा, कि रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, प्रक्रियात्मक समूह पर। तो समान प्रक्रियात्मक समूह है उसका रासायनिक गुण भी समान होगा, लेकिन क्रमागत सदस्यों में किसका गैप हो, CH2 ऐसे का, CH2 का अंतर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अल्केन का बात करें, अल्केन का सिंपल सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है।
n का मान 1 से शुरू करो, n का मान 1 देंगे तो C1 H 2 1 2 2 4 तो CH4 हुआ। n का मान 2 रखो, n का मान 1 रखने पर n का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा C2 और 2 दूना 4 2 6 H6 आएगा। n का मान 3 रखने पर क्या आएगा C3H8 आएगा। ठीक है, इसका नाम हम क्या लिखते हैं मीथेन रखते हैं, मेथेन रखते हैं। इसका क्या नाम रखते हैं इथेन रखते हैं। इसका क्या कहते हैं हम प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, है ना। क्रमागत बढ़ रहा है। अब इसमें गैप देखने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर एगो कार्बन बेसी है और दूगो हाइड्रोजन बेसी है, यानी CH2 का डिफरेंस है। इसमें भी देखो क्या है, एगो कार्बन बेसी है दूगो हाइड्रोजन बेसी यानी CH2। देख रहे हैं ना, जो क्रमागत सदस्य है नेक्स्ट वाला सदस्य है उससे कितना का अंतर हो रहा है CH2 का अंतर हो रहा है। तो ऐसे श्रेणी को हम क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। और ये जो यहाँ पर लिखा है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब पेंटेन ये सब अल्केन श्रेणी का क्या है समजातीय श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ता है। अब देखिए एथेनॉल का क्या है सूत्र C2H5OH है। ठीक है, और ये बदल रहा है किसमें एथेनोइक अम्ल में यानी CH3COOH में बदल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है जुड़ना हो रहा है ना। ऑक्सीजन क्या हुआ जुड़ गया ना। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन था, इधर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 5 एक 6 हाइड्रोजन है, 3 एक 4 हाइड्रोजन है ना। और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो हाइड्रोजन का संख्या कमा और ऑक्सीजन का संख्या बढ़ा, तो इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण नहीं कहते हैं। ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कमना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो वही बात लिखे एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें एथेनॉल में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का अपसरण यानी ह्रास होता है, हानि होता है। ऑक्सीजन के जुड़ने से एथेनॉल एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए क्या होता है क्षारीय KMnO4 प्रयोग किया जाता है या अम्लीय K2Cr2O7 का प्रयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति में ये काम होता है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में बढ़ना आगे बढ़ना ये क्या है ऑक्सीकरण है। इसमें इसका प्रयोग क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऐसा काम होता है। ठीक है, तो एथेनॉल से क्या हुआ ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीकरण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है VBI इसमें लगाएंगे आप, पिछला वाला भी VBI था। कहता है संकलन अभिक्रिया क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है। एडिशन रिएक्शन क्या है भैया, कहता है वैसा अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त में आप जानते हैं द्विबंधन और त्रिबंधन होते हैं, उस पे क्या होता है कोई पदार्थ जुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए C2H4 है, अल्कीन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, दूगो कार्बन दूगो हाइड्रोजन है, दूगो कार्बन दूगो हाइड्रोजन है। यह क्या हुआ इसमें दूगो हाइड्रोजन आया जुड़ा, ये एगो टूटेगा तो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया। अब दूगो के बदला क्या हो जाएगा 3 गो फ्री हो जाएगा और सब में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, सब में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अल्केन ये इसको हम क्या कहेंगे अल्कीन कहेंगे और ये क्या बन जाएगा अल्केन बन जाएगा। ऐसा ही ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में टूटेगा फिर सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, इस तरह से ये बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। ना देख रहे हाइड्रोजन का इसमें जुड़ रहा है, C2H4 से H2 C2H6 बना रहा है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक के द्वि या त्रिबंधन पर कोई पदार्थ आके क्या हो जाता है जुड़ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड पे कौन पदार्थ आके जुड़ा है हाइड्रोजन आके जुड़ा है। ठीक है, संकलन अभिक्रिया कहलाएगा एडिशन रिएक्शन।
इंपॉर्टेंट ये भी है VBI। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन क्या होता है? एक के जगह पर दूसरा आ जाना, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या समूह के स्थान पर, एक परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन हमारा है CH4, Cl2 से अभिक्रिया किया तो क्या बना देगा? देखिए यहाँ पर CH4 था, 4 गो हाइड्रोजन था, 1 गो क्लोरीन आके इसके साथ जुड़ गया तो CH3Cl और HCl हो गया। ये आगे इसी तरह से बढ़ते रहेगा। सूर्य का प्रकाश अगर मान लो कंटिन्यू इस पे CH4 पर पड़ रहा है तो ये आगे भी बढ़ेगा। अब ये मान लीजिए ये CH3Cl है, फिर से मान लीजिए Cl2 अगर अधिक मात्रा में वो दे रहा है तो फिर क्या करेगा? अगला हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हटा तो कौन बन गया? CH2Cl2 बन गया। क्या हुआ? इसमें भी एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा रहा है और उसके स्थान पे जा रहा है। फिर अगला में क्या हो रहा है? अब देखो CH2Cl2 जो है ये Cl2 के साथ फिर से अब वापस रिएक्शन किया तो वह क्या करेगा? अगला एक और हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या बना देगा? CHCl3 बना देगा। फिर मान लो अगर ये प्रक्रिया अगर चलता रहा तो CHCl3 भी Cl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? CCl4 बना देगा और तब जाके ये प्रक्रिया रुकता है। तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह घटना होता है। क्या होता है कि एक परमाणु या समूह के स्थान पे दूसरे परमाणु या समूह का आ जाता है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक, आगे स्थिरीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इस चैप्टर में ये 3-4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। संकलन क्या है, स्थिरीकरण क्या है, प्रतिस्थापन क्या है, और था और भी आगे है साबुनीकरण क्या है। ये सब टाइप 2 नंबर में पूछता है अक्सर। तो स्थिरीकरण क्या है? एस्टर का बनना स्थिरीकरण है। अगर एक लाइन में बात किया जाए स्थिरीकरण क्या है तो एस्टर का बनना स्थिरीकरण है। फिर भी देखते हैं एस्टर कैसे बनता है, देखिए जरा। कहता है जब कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एस्टर बनाता है और जल का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्थिरीकरण कहते हैं। एस्टर बनना स्थिरीकरण से होता है। स्थिरीकरण से क्या बनता है? एस्टर का निर्माण होता है, साथ साथ पानी भी बनता है। ये क्या है? एस्टर है। ये क्या है? एक एस्टर है। एस्टर का निर्माण कैसे हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? C2H5OH अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CH3COOH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिला, किसके? सांद्र H2SO4, ये नीचे में है। सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में उसको गर्म किए तो वह एस्टर और जल में बनाया। और इस प्रक्रिया को एस्टर का बनना, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? स्थिरीकरण नाम देते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? स्थिरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बस एस्टर जो एस्टर अभी बना था ना, उसी को क्या करो? छार NaOH और KOH के साथ गर्म कर दो वापस, तो वह क्या बना देगा? साबुन और अल्कोहल बन जाएगा। तो उसको हम साबुनीकरण कहेंगे। अरे एस्टर बनने की प्रक्रिया स्थिरीकरण, साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण। ठीक है, एस्टर में एस्टर और जल कैसे बनता है? तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। साबुन कैसे बनता है? तो एस्टर को हम वापस छार दे देते हैं और उसके गर्म करते हैं तो एस्टर और अल्कोहल में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, साबुन क्या है? उदाहरण दे। देखिए साबुन का परिभाषा है, क्या कहता है साबुन? कहता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटासियम लवण। उच्च वसा वाले अम्ल जो होते हैं उसके सोडियम या पोटासियम लवण को ही हम क्या नाम देते हैं? साबुन कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को हम क्या नाम देते हैं? साबुन। उदाहरण क्या है? सोडियम एस्टीरेट। ठीक है, नेक्स्ट अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट अंग्रेजी में। अपमार्जक क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ जो पानी में झाग बनाकर कपड़े साफ करते हैं और कठोर जल में भी प्रभावित होते हैं,
उसको हम क्या कहेंगे, अपमार्जक कहते हैं। लेकिन इसका ये परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक सल्फेट या सल्फोनेट का क्या होते हैं, सोडियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहे थे, लेकिन सल्फेट या सल्फोनेट के सोडियम लवण को हम क्या कहेंगे, अपमार्जक कहेंगे। अपमार्जक का विशेषता क्या है कि ये पानी में झाग बनाता है, कपड़ा को साफ करता है, कठोर जल में भी वह प्रभावी होता है, लेकिन साबुन कठोर जल में साफ का काम नहीं करेगा। ठीक है, कठोर जल का मतलब D2O। ठीक है, ये भारी जल हुआ, सॉरी कठोर जल दूसरा चीज हुआ, भारी जल। कठोर जल तो जल में कार्बोनेट का मात्रा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मात्रा बढ़ जाता है, तो वो ऐसा है, देख लीजिएगा। उदाहरण क्या है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये एक डिटर्जेंट है, अपमार्जक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्या साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आधार होगा वो पहला होगा संरचना। संरचना दोनों का अलग अलग होगा निश्चित रूप से, उसके आधार पर। कहता है साबुन क्या है, साबुन वसीय अम्ल के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, सल्फेट या सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं ना। वसीय अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को हम साबुन कहते हैं, लेकिन सल्फेट और सल्फोनेट के सोडियम लवण को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। दूसरा आधार क्या है, कठोर जल के साथ प्रयोग में। कठोर जल में तो देखो साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल में भी क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। ये दूसरा उसका अंतर हुआ। ठीक है, तीसरा झाग बनना। तीसरा क्या है, झाग बनना। तो साबुन जो है ना कठोर जल में भी जो है कम झाग बनाता है, लेकिन अपमार्जक क्या है, अधिक झाग बनाता है। ठीक है, ये अपमार्जक जो है वह कठोर जल में भी अधिक झाग बनाने का काम करता है। चौथा जो है इसका अंतर का रख सकते हैं प्रयोग के आधार पर। साबुन नहाने व कपड़ा धोने में प्रयोग होता है, और अपमार्जक कपड़ा धोने और बर्तन साफ करने में भी। तो इस तरह से आप जो है अंतर लिख सकते हैं, और भी एक आध पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 28 कि साबुन का सफाई कार्य कैसे है, साबुन कैसे साफ करता है, क्या कैसे करता है, उस प्रक्रिया को लिखना है। देखिए साबुन की सफाई करने का कार्य, देखिए साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जल रागी, यानी जल के साथ उसको प्रेम रहता है, यानी वह पानी से जुड़ जाएगा। और दूसरा भाग क्या होता है, जल विरागी, वह पानी से दूर जाता है, पानी विरोधी है वो, तो किस तेल या गंदगी को वह जुड़ता है, उसमें पकड़ता है। तो साबुन के एक दो अणु जो होते हैं उसमें दो भाग, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक, यानी एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। और जब साबुन पानी में डाला जाता है तो उसका जल विरागी भाग जो है गंदगी और तेल के कणों में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जबकि जल रागी भाग पानी के ओर रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु जो है गंदगी के चारों ओर से घेर कर मिसेल का निर्माण करता है, मिसेल का बना लेता। अब मिसेल का निर्माण हो गया, फिर जो है कपड़े और बर्तन को पानी में धोएंगे तो मिसेल जो है पानी के साथ बहकर बाहर हो जाएगा और गंदगी भी हट जाएगा। इस प्रकार साबुन सफाई करता है। ध्यान क्या रखना है, साबुन के दो भाग, एक जल रागी एक जल विरागी। जल रागी जल के साथ जुड़ेगा, जल विरागी तेल या गंदगी के साथ जुड़ेगा। तो जब हम साबुन को पानी में डालेंगे तो उसका जल विरागी भाग गंदगी को पकड़ेगा, उसको पकड़ के, और जबकि जल रागी भाग पानी की ओर रहेगा, और वो जल विरागी भाग जो है वह गंदगी के चारों ओर घेर कर किसका निर्माण करेगा, मिसेल का निर्माण करेगा। और मिसेल जब उसको पानी में हम जब डालेंगे तो वह पानी के साथ वह मिसेल जो है पूरा जो गंदगी को अपने ओर रखा हुआ है सबको लेकर बाहर हो जाएगा और हम लोग का कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से साबुन काम करता है सफाई में। अगला प्रश्न है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग करके सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। CH3Cl में आबंध का निर्माण कैसे होता है, ध्यान रखिए इसमें 3 को परमाणु है, एगो कार्बन है, एगो हाइड्रोजन है और तीसरा क्लोरीन है। अगर इस कार्बन का परमाणु संख्या का बात किया जाए 6, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन का बात किया जाए तो 17। अगर विन्यास लिखा जाए
तो इसका हम लिखेंगे 2 और 4, इसका लिखेंगे 1 और इसका क्या लिखेंगे 2, 8 और 7 लिखेंगे। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों हाइड्रोजन जो है वह डुप्लेट बनाता है, यानी अपने बाह्यतम कक्षा में कोशिश करता है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जबकि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, और वह चाहता है कि वह भी क्या हो जाए, वो अपना अष्टक पूरा कर ले। तो अब जरा सा देखिएगा वह क्या करेगा। कार्बन को अगर हम बीच में रखते हैं और कार्बन के 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो हम दिखा देते हैं, 1 2 3 और 4। तो हाइड्रोजन 3 है, तो सब हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सभी को हम दे देते हैं। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में क्या है 17 है, इसका भी हम क्रॉस से ही दिखा देते हैं। तो बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 1 7 हो गया। देखिए अब बढ़िया से आप देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जरा सा देखिए तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, तो ये यहाँ से बना देगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ये भी अपना क्या कर लिया, डुप्लेट पूरा कर लिया। और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो ये भी क्या कर लिया, अपना पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन के भी पास तो 8 होना चाहिए, 4 अपना पास है डॉट वाला, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, 1 इससे, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी अपना अष्टक को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब जरा सा देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो ये क्लोरीन ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्या कि 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को बनाएगा। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 1 2 3 और 4 सहसंयोजक बंधन इसमें पाए गए। अब बात करता है, एक बात और जानते हैं आप, फ्लोरीन ऋणात्मकता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर साझेदारी में किया है ना, उसको अपने और खींच लेता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लिया, इसके कारण इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ गया, इलेक्ट्रॉन पे इसका ज्यादा हक हो गया, तो ये अपने आप पर इलेक्ट्रॉन को एक तरह से लिया है, तो पूरा नहीं लिया लेकिन कम सम लिया है, इसलिए इसको ये आंशिक रूप से यानी पार्शियली निगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है, और इस पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं, इसीलिए इस पे जो है ना आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश और इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, काहे कि ये जो इलेक्ट्रॉन को ना थोड़ा अपने और ज्यादा खींच लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका निर्माण होता है CH3Cl के आबंध निर्माण, ठीक है। इसको भाषा में आप लिख सकते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 और क्लोरीन किस तरह से लिख सकते हैं, इस आबंध को आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता है निम्न का संरचना सूत्र लिखें। क्या होगा इसका संरचना सूत्र, जरा देखिए क्या है। पहला क्या है, एथाइल अल्कोहल, एथ शब्द आता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 2, एक के लिए मेथ 2 के लिए एथ प्रयोग होता है। अल्कोहल है यानी OH समूह उसमें जुड़ा होगा, तो 2 कार्बन है इसमें OH जुड़ा है, जोड़ दो, OH जुड़ गया, हो गया एथाइल अल्कोहल। अब मान लो कहता है कि हाइड्रोजन को भी दिखाना है, तो देखो 1 कार्बन के साथ जुड़ गया तो 3 हाइड्रोजन इसके पास शेष बच गया H3, 1 इधर जुड़ा, 1 इधर जुड़ा, 2 और जुड़ सकता है, H2 दे दी, बात खत्म। ये क्या हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए भी हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर है ये सब। इथाइल अल्कोहल का क्या हो गया, CH3CH2OH, ये किसका हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। इसको संयुक्त रूप में अगर लिखेंगे तो देखो 2 कार्बन है, C2H5 और OH, यह नहीं लिखते इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या इसी को हम नाम देते हैं एथेनॉल, ठीक है। दूसरा क्या था, ब्यूटेनॉल, दूसरा क्या था, ब्यूटेनॉल, यानी कीटोन ग्रुप होना चाहिए। कीटोन ग्रुप क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये समूह होना चाहिए। कार्बन 4 गो होना चाहिए, कहे कि ब्यूट है, ब्यूट शब्द के लिए कितना कार्बन, 4 गो कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से वो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। एथेनोइक अम्ल आप जानते हैं CH3COH होता है,
एथेनोइक अम्ल तो सब जानता है, इसका आराम से लिख लेगा। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोप्रोपेन है, प्रोपेन 1 2 और 3 में प्रोपेन, 1 पर ब्रोम है या तो इधर बी आर लगा दो, ये क्या हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। यहाँ भी लिखा ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ भी आप लगा सकते, ठीक है। आगे आगे अच्छा, प्रोपेनोन था, ये प्रोपेनोन था ना, कीटोन के जैसा ही। देखो ब्यूटेनोन में 4 गो कार्बन, एगो कार्बन कम कर दो, ये खत्म कर दो, यहाँ पर ये खत्म कर दो, इसको CH3 कर दो, यानी क्या हो जाएगा CH3 CO CH3, इसको हम क्या कह देंगे प्रोपेनोन कह देंगे। 3 कार्बन है, कीटोन समूह है, ठीक है, प्रोपेनोन हो जाएगा। बेंजीन, बेंजीन का C6H6 होता है, संरचना आप पढ़े क्या होता है, ये होता है ना बेंजीन का, इस तरह से। और एगो अगर डबल बॉन्ड दिए तो अगला सिंगल, फिर अगला डबल बॉन्ड और अगला डबल बॉन्ड, ये सिंगल फिर डबल बॉन्ड, ये होता है बेंजीन का, ठीक है, C6H6। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा C6H12, 6 कार्बन होगा लेकिन सब सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, 6 कार्बन को जोड़ दो, 1 2, इस तरह से। ये इसको हम क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। ये इसका संरचना केवल अनुसूत्र लिखना था तो वो लिख दिए, संरचना C6H12, इस तरह से लिख सकते हैं। सब पर देखिए जितने भी बिंदु है ये सब क्या है, जितना भी बिंदु है ये सब के सब क्या है कार्बन है, और सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, इस तरह से आप जोड़ सकते लिख सकते हैं, ठीक है। और सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, दो को ना, दो को सब में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। 4 को ना बंधन बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो शब्द का मतलब क्या हुआ कि वह एक बंध का निर्माण करेगा, ठीक है। हेक्सेनॉल, हेक्सेनल, अल्डिहाइड समूह यानी CHO जुड़ेगा, CHO जुड़ेगा। हेक्स है यानी 6 को कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4 5 और 6 छठा तो उसके में खुदे है, हालांकि यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स प्रयोग होता है और CHO समूह लगल है तो अल आ जाएगा उसके लिए हेक्सेनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लास्ट प्रश्न है शायद, हाँ लास्ट प्रश्न है, कहता है निम्न का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये जो डॉट वाला होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सबसे पहला क्या उसका वास्तविक संरचना तुम बना दो, तब आसानी से उसको दर्शा पाओ। जैसे CO2 का कैसे होता है, C इस तरह से होता है, CO2 इस तरह से होता है CO2। आप देखो आसानी से बन जाएगा, कैसे, जब कार्बन का परमाणु संख्या 6 तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन का कैसे निर्माण होता है, कार्बन 6 होता है, 2 और 4, ऑक्सीजन का देखो जरा 8 होता है तो कितना 2 और 6, अष्टक पुराने के लिए इसको 2 गो चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना चाहिए 4 चाहिए। अब देखो कार्बन एगो है, इसके पास क्या गो बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 4 गो, तो देखो इसको 4 गो बिंदु दे दो, इसको 1, अब मान लो देखो अलग अलग हम देते तो क्या होता 4 गो ऐसे दे देते, लेकिन आगे वाला ध्यान रखो कि क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को एगो ऑक्सीजन को क्या गो चाहिए, 8 गो पुराने के लिए बाह्यतम कक्षा में 6 गो है तो क्या गो चाहिए 2 गो चाहिए, इसलिए ध्यान रखेंगे कि एक साथ 2 गो इलेक्ट्रॉन को दे तो ज्यादा बेहतर है, 2 गो डॉट को दे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डबल डॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या हुआ है ना, मिट रहा, ठीक है, बात समझे। तो हम क्या करें, चूंकि इसको 2 गो चाहिए था, इसको 4 गो है लेकिन उसको 2 गो चाहिए था, तो इस कार्बन वाला को हम क्या करेंगे 2 गो इधर और 2 गो इधर दे देंगे, तब ना ऑक्सीजन इधर और इधर ऑक्सीजन। अब इसके पास क्या गो है, एकरा बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दर्शाओ 2 गो 2 गो 4 गो, एकरा सामने में दे देंगे 2 गो 6 गो, इधर भी देखो 2 4 और 6 दे दिए,
अब देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो बंधन है ना, देखो ये इसका इसके साथ साझेदारी करेगा तो 6, दुगो इसका वाला लेगा तो क्या बना दिया 8 बनाया। ये ऑक्सीजन 6 गो है, दुगो इसके साथ ले लिया तो क्या बनाया 8, इसका भी पुर गया इसका भी। अब इसका 8 को कैसे पुरेगा, देखो जरा इसका 8 को कैसे होगा, इसका 8 को कैसे होगा, 8 को हो जाएगा कैसे, तो देखिए कार्बन है दुगो, इसका दुगो लिया इसका दुगो लिया तो 4 और 4 8 बनाया, इसका भी हो गया। तो ये आपका फाइनल बनाना है, लेकिन यहाँ पर इसको अगर बनाना आप जान गए तो आपके लिए सुविधा होगा। क्या हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो डबल बॉन्ड, और तीन के करेगा तब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आया, समझ गए। तो CO2 में अब देखो यहाँ समझ गए ना, देखो ये दुगो डॉट से मिलके बना होगा, यो डबल डबल बना होगा ना, इस तरह से हम उसको दर्शा, कोई दिक्कत। CO2 का समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक और इसमें देखते हैं। अब क्या है दूसरा H2S, ये CO2 का था, H2S देखो H2S का निर्माण कैसे हो रहा है, बिंदु संरचना। अब देखो सल्फर पर ध्यान दो, सल्फर का परमाणु संख्या 16, हाइड्रोजन जीवन में एक के उस देखो हाइड्रोजन के में तो एकदम कन्फर्म रहो, उस सिंगल बॉन्ड के अलावा और कुछ नहीं बनाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो S है दुगो है H NaH, बात खत्म। सल्फर का क्या होता है परमाणु संख्या 16 होता है, तो 2 8 10 और 6 16, इसको भी दुगो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहर में 8 पुराना है, हाइड्रोजन 2 पुराता है बाकी सब 8 पुराता है। तो क्या हो गया 6 गो है तो इसको दुगो चाहिए, और तो दुगो क्या दुगो हाइड्रोजन एक को दे देगा, तो क्या देंगे देखो यहाँ पर आप बनाएंगे, हम फाइनल बनाते हैं, रफ में कर लेना है इसको, इसको फाइनल बनाएंगे। सल्फर दे दिए, सल्फर का 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को हम डॉट दे देंगे, 1 2 अच्छा दूसरा कलर फिर ले लेंगे, 2 3 4 5 6 दे दिए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एगो इधर एगो क्रॉस इधर, हाइड्रोजन है एगो क्रॉस इधर, डॉट या क्रॉस से हम उसके बाह्यतम कक्षा को दिखा दिए। ये हाइड्रोजन के बाहर में क्या होता है, हाइड्रोजन के बाहर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एगो क्रॉस या डॉट दे देंगे। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को दे दिए, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसको करेगा, ये भी साझेदारी करेगा, 6 का था तो एगो हाइड्रोजन वाला पकड़ा, ये इसका वाला पकड़ा तो बना दिया, हो गया ना, इसका भी 8 पुर गया, इसका भी 2 पुर गया, काम खत्म। H2S का निर्माण इस तरह से हो गया, बात क्लियर है। अब देखिए जरा F2 का निर्माण, F2 का निर्माण कैसे हो रहा है, F2 का निर्माण हम समझाते हैं। F2 का निर्माण तो आसान है, क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 9, तो क्या हो जाएगा 2 और 7, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 1, अष्टक पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 चाहिए। तो क्या करेंगे F है 1 इलेक्ट्रॉन 7 को दे देंगे, 2 2 4 6 1 7 दे दिए, दूसरा भी फ्लोरीने है 6 1 7 दे दिए, ये इसके साथ पकड़ लेगा 8, ये इसके साथ पकड़ लेगा, बन गया F2। दिक्कत है नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है CO2 वाला ध्यान रखना, H2S वाला भी ध्यान रखना, और ये डी नंबर अभी हम बनाएंगे C5H10, C5H10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले हम इसको क्या करेंगे क्लीन करेंगे, इससे टिपेंगे सब गायब हो जाएगा रे, इरेजर से ही मिटा देते हैं ना, लफड़ा के लेगा कहाँ मिटाई छे, चलो ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसका डी नंबर ना, C5H10 का ध्यान दीजिए, C5H10, इसको हम साइक्लोपेंटेन कहते हैं, इसका क्या है, ये क्या है साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन बोलेगा। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये भी इंपॉर्टेंट है,
तो देखो साइक्लो है तो तुम समझ गया हो कि रिंग बना रहा होगा, 5 गो कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 हो गया ये साइक्लोपेंटेन, है ना। 1 2 3 4 5 को बनाया, साइक्लोपेंटेन हो गया। अब देखो एम की है, कार्बन है, हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, 5 गो हाइड्रोजन है, 10 गो, यानी 1 गो कार्बन के पास क्या गो होगा, 2 गो हाइड्रोजन होगा। नहीं समझ गए? अरे बोलो, इरप में करना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसको देख के हमको कर लेना, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है तो वहां एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे साझेदारी में, ठीक है। अब देखो जैसे कैसे चोरी करते हैं, कार्बन है, इसके पास देखो 2 गो 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना कार्बन के पास, एगो दे दिए इधर, एगो दे दिए इधर, एगो दे दिए इधर, एगो दे दिए इधर, कोई दिक्कत? अब ये हाइड्रोजन का काम कर देते हैं, एक पास हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखाते हैं, एक और पूरा हो गया, एकरो हाइड्रोजन के साथ दिखाते हैं, एकरो काम हो गया। हाइड्रोजन दुइये के चाहिए, ओकरा एगो और दे दो, खुश। ओने वाला काम देखो ई हो गया। अब ई वाला में देखो ई कार्बन के साथ ना जुड़ रहा है, एगो कार्बन यहाँ और देंगे, ई डॉट दे देंगे, कोई दिक्कत? एनहू एगो कार्बन के साथ जुड़ रहा है, एगो एनहू डॉट दे देंगे, कार्बन दे देंगे। अब देखो ये कार्बन को सोचो, अष्टक 2 2 4 2 6 2 8 पुर गया, बोली न, हाँ 8 गो हो गया। ये समझ गए, कार्बन का काम खत्म। अब उसी तरह से आप देखो इस कार्बन पर सोचो, इस 2 गो हाइड्रोजन के दे दो, एगो एकर वाला, एगो क्रॉस वाला हाइड्रोजन, एकर काम खत्म। एगो डॉट इसका, एगो हाइड्रोजन दे दिए, इसका काम खत्म। ये अगला कार्बन के दे रहा है ना, एगो ये अगला किसको दे रहा है, कार्बन के दे रहा है इसका, ठीक है। ये कार्बन के दे दिया, इधर भी इसी तरह से 2 गो हाइड्रोजन के दे रहा है, इधर दे रहा है ना, क्रॉस में हाइड्रोजन, इसका काम खत्म। ये डॉट में हाइड्रोजन के दे रहा है तो इसका भी काम खत्म, ठीक है। यहां तक हो गया। ये अब अगला इस कार्बन को दे रहा है ई, ठीक है। बोलो, ये कार्बन एगो है, अब ई भी, इसका भी काम खत्म हो गया होगा। 2 2 4 2 6 2 8, है ना। इसको हम अलग कलर ले लेते हैं, लाल ले लेते हैं, देखो ये हो जाएगा। अरे क्या बोले, हाँ हो गया। ये भी देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब बच गया कौन, ये 2 गो कार्बन वाला। उसी तरह से एगो हाइड्रोजन कम कहने दे के खत्म कर देंगे, एगो और हाइड्रोजन है ना, एगो और हाइड्रोजन है, खत्म। ई कार्बन के भी पास वह है लफड़ा, इसका काम खत्म। इसके भाई भी पास एगो और हाइड्रोजन है, इसका भी काम खत्म हो गया। एगो कार्बन एन दे देगा, एगो एन दे देगा, सिंगल बॉन्ड यो ना बनाएगा, ठीक है। इसका भी देखो 2 यहाँ पर है, 2 2 4, इसमें दिया है तो लेगा भी ना एन एक साथ, 2 2 4 2 6 2 8, देखो कैसा है, 2 2 4, इसको दिया है 6, इससे इस कार्बन से ना सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। 2 गो 2 4 गो 2 6 2 8 गो, ये कार्बन देखो 2 2 4 5 1 6 7 और 8, इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या बना देगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। S8 जो है ना रिंग बनाता है सल्फर ऐसे ऐसे करके, 8 गो का, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा बेसी हो गया, बीच में दे दो 8। इस तरह से S8 का निर्माण होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाकी सब अपना देख लीजिएगा, हाइड्रोजन का तो H ऐसे बनाएगा, Cl भी ऐसे बनाएगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में देके बना देंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 2 गो इलेक्ट्रॉन देके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट, और है N2। चलो N2 एक और दिखा देते हैं, N2 का कैसे होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है ना,
तो 7 होता है तो क्या हो जाएगा 2 और 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के पास, अपने पास नाइट्रोजन के क्या गो है 5 गो है, देखो 3 गो चाहिए तो 3 गो का आगे में रखते तब ना केकरो साथ जुड़ेगा। सौभाग्य से अगला नाइट्रोजने है तो 3 गो एकरो चाहिए, तो बच गया 5 गो टोटल था, तो 2 गो इसको दे दो 2 गो इसको, तो 5 हो गया ना इसके भी पास, इसके भी पास 5 गो हो गया, तो 3 गो चाहिए तो ये एकरा साथ लेगा, ई केकरा साथ ले लेगा, इहो नाइट्रोजन एकरा साथ ले लेगा, तो 3 गो बंधन के इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो क्या बना देगा, क्या गो बंधन, ट्रिपल बंधन नहीं बनाएगा, बनाएगा। एगो बात और ध्यान रखो, देखो ये जो है बंधन में प्रयोग हुआ है 2 गो ई वाला बंधन में प्रयोग नहीं हुआ है, इसको क्या कहते हैं लोन पेयर कहते हैं, क्या कहते हैं लोन पेयर कहते हैं, यानी निर्जन जोड़ी कहते हैं, निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी कहते हैं, ठीक है। तो N2 के पास क्या गो निर्जन जोड़ी 2 गो, समझे। H2O का निर्माण चलो एक और बता देते हैं, H2O का, बाकी सब अपना देख लेना। H2O का निर्माण कैसे होगा, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में देखो अभी तक तो 8 है परमाणु संख्या, तो 2 6 है। अब देखो बढ़िया से, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता, तो सोचना ही नहीं है, यानी एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन रखो, एगो हाइड्रोजन का इकट्ठा, एगो हाइड्रोजन का इकट्ठा दे दो, इधर इधर दे दो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको, एगो इलेक्ट्रॉन एकरा पास होता है, एगो इलेक्ट्रॉन एकरा पास होता है, एकरा पास 6 गो है, तो 6 गो एकरा तो एके गो ना चाहिए, तो ये चाहिए ओकरा दे दो, बाकी 4 गो और है एकरा पास, 2 गो ऊपर रख दो 2 गो नीचा रख दो, ये इससे साझेदारी करके बना लिया, ये इसके साथ साझेदारी करके खुश हो गया, अब बाकी दिया है तो इस पे भी हक होगा, ये बना लिया, ये किसका हो जाएगा H2O का, ठीक है। इस तरह से बनाएगा। CH4 में क्या हो जाएगा, कार्बन देखो सब H H H है ना, CH4 सबके सामने कार्बन क्या को दे देंगे डॉट, क्या करेंगे एक को डॉट दे देंगे ना, अरे एक को होगा, कार्बन का 4 गो अपन हो गया, हाइड्रोजन के चलो अलग कर देते हैं, हो गया हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसका भी 2 डुप्लेट, सॉरी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, आई 4 दूना 8 हो जाएगा मिथेन, यही ना। NH3 क्या है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में अभी देखिए 5 है ना, 2 5 5 है इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन है ओकरा एक गो चाहिए, अरे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, तो एकरा के तो एक गो होबे करता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास 5 गो है, एगो एकरा के एक गो चाहिए और ना, एक गो एकरा के देगा, और बाकी अपन 2 गो रख लेगा, 2 गो क्रॉस वाला ने दिखाए उससे दर्शा दिए, इससे ये पूरा कर लिया, इससे ये भी पूरा, इससे ये पूरा, अब बाकी देखो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा अपन ही कर लेगा, NH3 का निर्माण कर लिया। इसी तरह से ये सब भी है, 2 गो अपने कर लेंगे CH3COH वाला और CH3COCH3 वाला, ठीक है। तो ये 2 गो आप कर लीजिएगा, बिंदु संरचना बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगला कक्षा में चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।